7:30 we have another class. Uh, Ariba, uh, you are the host now. ये लें, ठीक है? I'm leaving and you can continue. Then I will upload your video on today's. I will upload your today's video on YouTube channel. Thank you very much. मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है रिजा। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक था वो था एआई। उसमें फिर मैंने जो है उसकी थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं और बाकी जो डोमेन्स थे उसमें फिर उसको डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले ये कि व्हाट इज एआई। अब एआई जो है वो ऐसी कंप्यूटर की ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि ह्यूमंस की तरह जो है वो काम कर सके, जैसे कि रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें फिर उसकी सब ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन लर्निंग में होता है कि उसको एआई को डेटा फीड किया जाता है, उसके हिसाब से फिर वो डिसीजन। डीप लर्निंग और भी उससे वास्ट एक उसका सबसेट है जिसमें न्यूरॉन्स की तरह न्यूरल नेटवर्क होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह उसमें न्यूरल नेटवर्क होती है और उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, वो अपने ही इंटेलेक्चुअल जो है कैपेबिलिटी पे और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें जो है ये इसका कनेक्शन होता है, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन से इसका रिलेशन होता है। उसमें फिर ये मैंने एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हमारे पास आ जाते हैं, सीरी, गूगल, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा। उसके बाद चैटबॉट आ जाते हैं। चैटबॉट वैसे भी बहुत सारी कंपनीज की वेबसाइट्स पे होते हैं और ये आज हमें जो अगर कोई एग्जांपल हम ले तो हमारे पास है मेटा एआई, जो हमें फेसबुक पे भी मिलता है और व्हाट्सएप पे भी हमें पास शो होता है इसका ऑप्शन। उसके बाद रिकमेंडेशन सिस्टम है, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन। हम कोई एक चीज देखते हैं उस हिसाब से फिर हमें दूसरी सारी रिकमेंडेशन आती हैं शोज की। सेल्फ ड्राइविंग कार में हमारे पास है टेस्ला और वेमो, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स कंपनीज है। बाद इमेज रिकॉग्निशन जो फेसबुक पे भी यूज होता है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में गूगल ट्रांसलेट आ जाता है और हेल्थ केयर डायग्नोसिस में भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जिनका फिर नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। अब उसके बाद है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई। एआई जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ था और अभी जो है उसका 2024 में जो है वो बूम कैसे आया है रिसेंट टाइम में। सबसे पहले जो है 1950s में कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे, पर वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। वो बेसिक जो है अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करते थे, पर जो कॉम्प्लेक्स अगर कैलकुलेशन करनी होती थी तो उसके लिए भी ह्यूमंस की ज़रूरत होती थी। इसमें मैंने नासा की एग्जांपल डाली है कि जैसे अगर उनको ट्रेजेक्ट्री ऑफ रॉकेट लॉन्च उनको फाइंड करनी है तो वहाँ पे वुमेन की टीम होती थी, वो सारी ये डिसीजन करती थी और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन करती थी। फिर उसके बाद 1950s के बाद एक मैथमेटिशियन थे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो आइडिया दिया था। उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया था, बस इन्होंने एक आइडिया दिया था कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद दर्टमाउंट यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने वहाँ पे एक प्रोफेसर थे जॉन मैकार्टी, उन्होंने एक समर वर्कशॉप रखी थी। फिर डिफरेंट डिसिप्लिन से पार्टिसिपेंट्स बुलाए थे, जैसे कि प्रोफेसर, साइंटिस्ट वगैरह, और इस पे रिसर्च की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो पहली दफ़ा यहाँ पे दर्टमाउंट कॉन्फ्रेंस में यूज हुआ था। उसके बाद 1960s के बाद जो है उसकी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एक दो चीज़ें बनी थी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है एलिजा, एक फर्स्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैटबॉट था। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लिखी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, शर्डू। और उसके बाद जो दो डिकेड्स थे 1970s और 1980s,
उसमें आया था एआई विंटर। क्यों एआई विंटर? वो टर्म है, ऐसा टर्म है जो यूज होता है कि एक एरा में किसी भी चीज की डेवलपमेंट रुक जाए। तो ये एआई विंटर इस वजह से आया था क्योंकि जो साइंटिस्ट और उन्होंने क्लेम किया था कि ये चीजें फ्यूचर में आ सकती हैं, तो उनके जो क्लेम्स थे और उनकी जो इन्वेंशन थी वो आपस में मैच नहीं कर रही। उन्होंने बस बातें की थी कि ये चीजें हो सकती हैं, पर इतनी सारी चीजें हुई नहीं थी। तो इसकी वजह से जो है वो फंडिंग जो उनको मिलनी थी वो सारी उनकी फंडिंग कट हो गई थी। फिर उसके बाद 90 में एक दो चीजें जो है वो ज्यादा उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट हुई। फिर उसके बाद फर्स्ट ड्राइवलेस कार आई थी, जो साइंटिस्ट थे जर्मनी में, अर्नेस्ट डिक्मेंस, उन्होंने इन्वेंट की थी। उसके बाद डीप ब्लू आया था आईबीएम का। आईबीएम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, कंपनी है ये टेक्नोलॉजी की। उन्होंने इन्वेंट किया था डीप ब्लू, था एक चेस प्लेइंग प्रोग्राम जिनको इन्होंने रियलिटी में भी एक compete कराया था चेस प्लेयर के साथ, जिनका नाम था गैरी कैस्परव। फिर 2000 के बाद जो है एआई की ग्रोथ हुई थी। सबसे पहला जो है रोबोट उन्होंने इन्वेंट किया था जिसका नाम था किस्मत। ये क्रिएट हुआ था एमआईटी में। ये प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए। और उसके बाद आईबीएम का वॉटसन था। ये जो स्टार्टिंग में डीप ब्लू बताया था मैंने, चेस प्लेइंग प्रोग्राम इसकी तरह ही था। और ये जो था एक क्विज प्लेइंग जो था प्रोग्राम था, इन्होंने इसको रियलिटी में क्विज शो में भी पार्टिसिपेट करवाया था। उसके बाद 2011 में एप्पल ने अपना जो है वर्चुअल असिस्टेंट का फीचर निकाला था सीरी। उसके बाद उसके 3 साल बाद अमेजोन ने अपना फीचर निकाला था एलेक्सा। फिर 2016 में हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने एक रोबोट, ह्यूमन लाइक रोबोट इन्वेंट किया था जिसका नाम था सोफिया, जिसको सऊदी अरब की सिटीजनशिप भी मिली है। और उसके बाद 2020 के बाद जो है एआई का असल जो है वो डेवलपमेंट हुई है, बूम आया है। जैसे कि हमारे पास ओपन एआई का चैट जीपीटी है। अब ये चैट जीपीटी जो है वो बेस्ड है एक उस पे टेक्नोलॉजी पे के जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जीपीटी। इसमें ये होता है आप उसको जितना भी डेटा फीड करते हो और उस क्वेश्चन से जो पूछो उस हिसाब से फिर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो हमें चीजें जनरेट करके बताता है। जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर चैट जीपीटी रिलीज हुआ था, GPT-1 GPT-2 उसके वर्जन थे। अब उसके बाद ये आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, बस इसमें सिंपल सिंपल ही लिखा हुआ है और इतना कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद मैंने थोड़ा करंट स्टेटस बताया कि एआई कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले जनरेटिव एआई है, जो चैट जीपीटी है उसका ही ऑप्शन दिया था, और GPT-4 है, और डेल ई है। डेल ई जो इमेज जो है वो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जो भी एआई इमेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने रिपोर्ट्स जो हैं वो इसमें हाईलाइट किए हैं ऑरेंज से, और केस स्टडीज मैंने ब्लू से हाईलाइट किए हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक के अंदर आपको देखना हो कि कोई केस स्टडी या रिपोर्ट या फैक्ट जो भी है वो, तो इस पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद एवरीडे यूज में भी आती है एआई की, जैसे सीरी, गूगल। ये ऊपर ऊपर से मैंने थोड़ा बताया हुआ है, फिर नीचे सारे डोमेन्स को मैंने अलग से डिफाइन किया। हेल्थ केयर में भी यूज होता है, जैसे केस स्टडी है पाथ एआई। पाथ एआई एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन है जो यूज करते हैं डिजीज डायग्नोस करने के लिए, ड्रग की डिस्कवरी के लिए, ड्रग इन्वेंशन के लिए। कि ड्रग इन्वेंशन या ड्रग डिस्कवरी वो ऐसे करते हैं कि उनको केमिकल कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी या उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो पता होती है। तो फिजिकल एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो लोग एआई के थ्रू जो है उनका पता चल जाता है कि अगर ये हम चीज बनाएंगे तो ये एक्यूरेट बनेगी या नहीं बनेगी। उसके बाद है ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम में हमारे पास है व्हीकल्स, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ड्रोन होते हैं और रोबोटिक्स होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। इसमें केस स्टडी मैंने दी हुई है। वेमो हैज लॉग्ड ओवर 200 मिलियन माइल्स, इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं कि इतने लोग यूज कर चुके हैं इतने माइल्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स के।
फिर एआई बिजनेस में जो है सबसे ज्यादा एआई जो है वो बिजनेस में यूज होती है अलग अलग चीजों के लिए जो है। तो इसमें अमेजोन की मैंने डाली है। एआई बिजनेस वाले जो हैं लोग वो इसको ऐसे यूज करते हैं कि उनको जो मैनुअल काम होता है वो उसको शिफ्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक पे। मतलब कि जैसे इन्वेंट्री हमें जो भी है लोकेट करनी है या कोई भी चीजें हैं सेट करनी है तो वो उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया है एआई पे, जिसकी वजह से एरर पर जो है ये सारी है एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज हो गई है और एरर का जो रिस्क होता है वो कम हो गया है। के बाद फिर मैंने प्रोज लिखे हैं। अब ये प्रोज मैंने इस तरह से लिखे हैं कि 10 प्रोज हैं और 10 कॉन्स हैं। अब कोई भी जब ऐसे आ सकता है किसी भी तरीके का तो ये सारे प्रोज और कॉन्स उसमें आप ऐड कर सकते हैं, भले कोई भी किसी भी टॉपिक के हिसाब से वो आए। सबसे पहले है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले है हमारे पास ये जो मैंने बताया था कि रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं ना तो बिजनेसेस ने उनको शिफ्ट कर दिया है एआई पे, जैसे कि डेटा एंट्री होता है, शेड्यूल करनी होती है कोई चीज। उसके बाद है इसकी मैंने केस स्टडी डाली है अमेजोन की। इसमें ये रोबोट यूज करते हैं अमेजोन वाले वेयर हाउस के लिए, सॉर्टिंग और पैकेजिंग के लिए। उसकी वजह से उनके पास 20% इंक्रीज आया था प्रोडक्टिविटी में। फुलफिलमेंट सेंटर्स वो होते हैं वेयर हाउस की तरह ही होते हैं, इसमें अरीबा चीजें। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। हेलो, ये आ रही है आवाज? बहुत दूर से आ रही है। क्या आ रही है? इसे क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये क्या हम यूज कर रहे हैं बताया क्या है। अरीबा आप कुछ बोल रही हैं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अरीबा, आवाज नहीं आ रही आपकी। अरीबा का माइक म्यूट है अभी। अभी शायद अनम्यूट हुआ है। आवाज जी अभी आ रही है।
मैं आपको कहाँ पे आवाज रुक गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। कौन सी हेडिंग थी? यार जब आप प्रॉज बोल रही थी ना, कौन सा वाला? यार आप एआई के प्रॉज एंड कॉन्स बता रही थी। ये तो मैंने बता दिए सारे, दोबारा से बताऊं? जी बस थोड़ा थोड़ा सा बता दो। छोटे से रिव्यू दे दो। इसमें इंक्रीज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में यही कि बिजनेस जो है वो रिपीटेटिव, जैसे भी कोई भी टास्क होते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री है, कोई भी चीज स्केड्यूल करनी है, उसके लिए बिजनेसेस जो हैं वो एआई को यूज करती है। इसकी वजह से जो स्टाफिंग की जो है वो नीड कम हो जाती है और कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है, हमें पे नहीं करना पड़ता ज्यादा लोगों को। इसमें अमेजोन की मैंने डाली है कि वो अपने वेयर हाउस में जो है यूज करते हैं एआई के रोबोट, और इसकी वजह से उनका 20% इंक्रीज आया है प्रोडक्टिविटी में। और फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, जैसे कि वेयर हाउस अगर है तो हम वहाँ पे स्टोर करते हैं चीज़, तो ये फुलफिलमेंट सेंटर्स भी वेयर हाउस की तरह ही होते हैं। इसमें हम वहाँ पे स्टोर भी करते हैं चीज़ें और उसको पैकेजिंग वगैरह भी करते हैं, और दूसरी वहाँ के लिए शिपमेंट के लिए भेजते भी हैं यहीं से। उसके बाद है इनहेंस डिसीजन मेकिंग। इनहेंस डिसीजन मेकिंग के बिजनेसेस को एआई के थ्रू जो है एरर का जो मार्जिन है वो उनका कम हो गया है। जैसे अगर हम एआई सिस्टम में डेटा एंटर करेंगे तो हमें आगे वाले ईयर्स का या मंथ्स का डेटा हमें पता चल जाएगा कि ट्रेंड्स क्या होगी, डिमांड डिमांड हाई होगी, लो होगी, तो उसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसमें नेटफ्लिक्स का वही मैंने एग्जांपल डाला है कि रिकमेंडेशन सिस्टम जो नेटफ्लिक्स हमें देता है तो वो उसके एआई के एल्गोरिथम की तरह होता है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जैसे हम रोजमर्रा की चीजों में एआई की होती है यूज, उसमें गूगल की एप्स, गूगल मैप्स हो गई, एलेक्सा हो गई, सीरी हो गई। इसमें मैंने स्पेसिफिक एक ऐड किया है गूगल का, जो कि है गूगल होम। इसका एक फीचर है हेल्प मी स्क्रिप्ट। इसमें हम उसको जो भी कमांड हम उसको एंटर करेंगे तो वो हमें वही जो है वो करके दिखाएगा। जैसे कि अगर इसमें हम उसको बोले व्हेन इट्स सनसेट टर्न ऑन माय लाइट्स एंड क्लोज द ब्लाइंड, तो वो उसको हम करना पड़ेगा, हमें खुद जाके कुछ नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट सेविंग्स का वही है कि स्टाफिंग नीड्स जो है वो हमारी कम हो जाती हैं। जो एक्सेस स्टॉक वगैरह हमारे पास है उसका लोकेट करना है कि जो है लोकेट कर सकते हैं कि ये ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, और वेस्ट जो है हमारे पास वो है वो उसको कम कर सकते हैं हम। और उसके बाद है इनहेंस सेफ्टी। इनहेंस सेफ्टी एक इस तरह से है, मैंने इसमें एग्जांपल डाली है जीई एविएशन की। इसमें जो एयरक्राफ्ट इंजन्स होते हैं, इसमें अगर एक जैसे कि एक मशीन है, इसको अगर ऐसे हम समझे कि मशीन है, अगर हमारे पास एआई की फैसिलिटी नहीं है तो वैसे ट्रेडिशनल अगर हम उसको चेक वगैरह करेंगे, मतलब ह्यूमन अगर चेक करेगा तो उसको ज्यादा सही पता नहीं चलेगा। और मेंटेनेंस की जो है अगर एंड में जाके वो हमें कम जो रिजल्ट दे, फिर एंड में जाके हम उसको मेंटेनेंस की कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगर एआई सिस्टम हम यूज करेंगे तो उसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में ही उसका पता चल जाता है कि मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है, तो इसमें ये होता है। और इसमें मैंने एयरक्राफ्ट की एग्जांपल डाली है कि अगर एयरक्राफ्ट मैकेनिकल फेलियर्स होते हैं कि ड्यूरिंग फ्लाइट्स अगर कोई खराबी आ जाए, वो इसलिए होते हैं कि मेंटेनेंस उसकी एयरक्राफ्ट की सही नहीं होती। तो अगर हम एआई यूज करेंगे तो मेंटेनेंस हम पहले कर सकते हैं उसकी। इनोवेशन इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मैंने ऊपर जैसे बताया था आपको, एक तो वो पाथ एआई की आप एग्जांपल डाल सकते हैं, और इसमें ये है आईबीएम वॉटसन हेल्थ। ये एनालाइज करता है मेडिकल लिटरेचर जो भी होता है और पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू वो, जैसे अब कैंसर के पेशेंट है उनका हमें सही से नहीं पता चलता, क्योंकि वो आगे वाले स्टेजेस में जाके पता चल सकता है, डायग्नोज होता है कि मतलब कैंसर का वो है।
तो इसमें एआई में ये होता है कि हमें पहले ही फर्स्ट स्टेजेस पे ही पता चल जाएगा कैंसर का। उसके बाद है स्ट्रीमलाइंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बहुत सारी कंपनीज एआई को यूज करती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, जैसे कि हायरिंग के लिए। उसमें वो फिर वो इंटरव्यूज ले सकती हैं, वीडियो इंटरव्यूज। स्टार्टिंग में जो सबसे लंबा प्रोसेस होता है वो सीवी का, और उसको रिक्रूटमेंट हायरिंग प्रोसेस होता है वो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा लंबा होता है। तो उसको जो है वो छोटा कर सकती है कि उनको डेटा जो भी फीड कराओ उसके हिसाब से फिर वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। जैसे मैंने यूनिलेवर की एग्जाम्पल डाली है कि the company reduced hiring time by 75%, allowing for quicker onboarding of employees. उसके बाद है हमारे पास इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का आगे पूरा वो है कि क्लाइमेट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होता है एआई का, वो एड्रेस कैसे करती है एआई को, और कम कैसे करती है। तो उसमें ये है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एक ये है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे कितना क्लाइमेट चेंज आ रहा है। उसमें फिर इसमें केस स्टडी है गूगल की। गूगल एम्प्लॉयज एआई टू मैनेज एनर्जी कंजम्पशन इन इट्स डेटा सेंटर, ऑप्टिमाइजिंग कूलिंग सिस्टम एंड रिड्यूसिंग एनर्जी यूज अप टू 30%। कूलिंग सिस्टम होते हैं मशीन्स में, इस वजह से होते हैं कूलिंग सिस्टम क्योंकि जो भी हीट एक मशीन से निकल रही होती है उसकी वजह से कूलिंग सिस्टम ये होते हैं। अगर कूलिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहे तो हीट ज्यादा होगी इन्वायरमेंट में। तो गूगल जो है वो एआई यूज करता है ताकि वो कूलिंग सिस्टम को अपने मेंटेन रख सके। उसके बाद ये फैक्ट दिया है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एआई कुड हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस emissions by 4% by 2030। उसके बाद एक और है एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट। एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट में मैंने ये लिखा है कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं या जो सुन नहीं सकते देख नहीं सकते, तो ऐसी एआई एप्लीकेशन होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं डे टू डे टास्क में या उनके आसपास क्या हो रहा है वो देखने में। उसमें एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट की, वो एक ऐप है उनकी सीइंग एआई। उसने जो है बहुत सारे यूजर्स को जो है हेल्प किया है टू नेविगेट देयर एनवायरनमेंट, फास्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें ये कि प्रोडक्ट कैसे हमें कोई चीज अगर इन्वेंट करनी है तो वो उसको एआई की मदद से हम उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट भी बढ़ा सकते हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ड्रग डिस्कवरी का, वो नई नई दवाएं जो है वो बना सकती हैं। उसके बाद रिड्यूस टाइम टू मार्केट। टाइम टू मार्केट ये होता है कि एक प्रोडक्ट बनने से मार्केट जाने तक का जो भी उसका टाइम होता है वो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट जल्दी उसका बन सकता है एआई के थ्रू। तो मैंने केस स्टडी लिखी है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है ब्रिस्टल मेयर्स। कॉन्स ऑफ एआई, अगर जॉब क्रिएशन एआई की वजह से होती है तो उससे ज्यादा हमारे पास जो है वो जॉब डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि सारे जो है वो ट्रेडिशनल रोल्स हैं। अगर एआई बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की कम आ रही है। तो उसकी वजह से हमें लोगों की स्किल्स जो है वो ज्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इसमें हमने लिखा है, मैंने लिखा है मैसी जो है, मैसी एक डिपार्टमेंट स्टोर की चेन है जो जिन्होंने ना ऑटोमेटेड चेकआउट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। ऑटोमेटेड चेकआउट सिस्टम मतलब कि जो बिलिंग पे हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है रोबोट वेटर्स इन जापान। और ये मैंने फैक्ट लिखा है, रिपोर्ट फैक्ट जो भी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो प्रेडिक्ट करता है कि 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगी और 97 मिलियन न्यू जॉब्स आएंगी। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो एआई में बहुत सारा जो है इसका होता है। इसमें मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं कि
एक तो मैंने वो स्टार्टिंग में आपको हायरिंग का बताया था कि हायरिंग प्रोसेस इजी हो जाती है, इजी हो जाता है। तो इसमें ये था कि अगर अमेजोन जो है वो डेटा एंटर कर रहा है 10 साल के कैंडिडेट्स का, और उसमें मेनली अगर मेल कैंडिडेट्स का डेटा है, तो वो आगे भी मेल कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करेगा, भले फीमेल कैंडिडेट्स अच्छी हों या उनकी मतलब जॉब क्वालिटीज अच्छी हों, पर अगर उसको डेटा ही ये फीड कराया जा रहा है कि मेल कैंडिडेट्स या आप एक्वायर कर सकते हैं या हायर कर सकते हैं, तो वो मेल कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करेगा। एक तो ये एग्जांपल है, और उसके अलावा ये तो हो गई जब वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है वो है रेशियल जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, रेस के हिसाब से। तो उन्होंने फेसबुक फेसबुक की गूगल की है कि गूगल ने बैकलैश फेस किया था कि जब उन्होंने मतलब ब्लैक इंडिविजुअल्स को उन्होंने कंपेयर किया था एआई सिस्टम ने गोरिल्लास से। तो ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी गूगल को। उसके अलावा सर ने हमें बताया था स्कूल गर्ल्स वाली एग्जाम्पल्स, कि अगर हम उसको बोलेंगे एआई को तो कि हमें जनरेट करके दिखाए इमेजेस, तो लड़कों की जो होती है वो नॉर्मल इमेजेस आती है, पर लड़की की अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स की आती है। उसके अलावा एक और है कि हम स्टीरियोटाइप का अगर हम सोचे, तो उसमें अगर एक और एग्जाम्पल ले लें, उसमें हमारे पास आते हैं कि जैसे अब एक और एग्जाम्पल मैंने पढ़ी थी कि अगर हम एआई को बोलें कि फीमेल्स के लिए कौन सी जॉब्स हैं, तो वो मोस्टली जो है मेडिकल सेक्टर में वो फीमेल्स के लिए नर्सेस की जॉब्स वो है रिकमेंड करता है, सच में आती है, और जो मेल्स के लिए होते हैं वो डॉक्टर्स की आती है। तो ये भी एक तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद प्राइवेसी कंसर्न्स में ये एक मैंने केस स्टडी लिखी है कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये आप सबको पता होगी, जो फेसबुक के यूजर्स का डेटा जो है वो चोरी हो गया था। इसमें डेटा 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का जो है वो डेटा इसमें चोरी हुआ था। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंसल्टिंग फर्म है, जो उस टाइम के जब इलेक्शन हुए थे 2016 में, 2016 में, तो जो है तब के लोगों ने वहां पे इनको हायर किया था कंसल्टिंग फर्म को, कि हमें जो है वो वोटर का डेटा चाहिए। तो उन्होंने एक ऐप थी इनकी, पर्सनैलिटी क्विज वाली ऐप थी। तो फेसबुक पे जैसे ये क्विज वगैरह आते हैं, तो लोगों ने वो अटेम्प्ट किया था क्विज, तो क्विज की वजह से उनका सारा डेटा जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ से उनका सारा डेटा उनके पास चला गया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास, जो कि उन्होंने यूज किया था फिर आगे पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग पे। और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी फेसबुक को। उन्होंने फाइन भी पे किया था, $1 बिलियन का उन्होंने फाइन पे किया था। उसके बाद है हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। इम्प्लीमेंटेशन जो है एआई सिस्टम की, वो उसकी कॉस्ट बहुत जो है वो बहुत ज्यादा आती है। जैसे कि अगर न्यू कोई स्टार्टअप है, तो उसके बाद ना इतने फंड्स हैं, ना उसके बाद पैसे हैं कि वो नए एआई सिस्टम को है वो इंट्रोड्यूस करवा सके। तो इसकी वजह से है वो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इन्वेस्टमेंट की उनको। इसमें मैंने फैक्ट लिखा है कि एक एवरेज जो है मशीन लर्निंग मॉडल, इसको बनाने में मतलब $1,000 से $100,000 से ज्यादा लगता है। तो इससे डिपेंडेंस ऑफ ऑन टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारे पास ये कॉन्स में आ जाता है कि हम ओवर रिलाय कर जाते हैं टेक्नोलॉजी पे, और मतलब डे टू डे टास्क के लिए भी हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। अब इसमें मैंने एग्जांपल लिखी है एविएशन की। जैसे अगर सेल्फ ऑटो पायलट सिस्टम होते हैं कि जैसे खुद ही खुद जहाज वगैरह चलाओ, तो उसमें क्या मैनुअल जो फ्लाइंग का जो स्किल होता है वो पायलट्स के पास कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस कम होना शुरू हो जाती है। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखी है मैंने मेडिकल सेक्टर की, कि जो है
हाँ, ओवर रिलायंस ऑन एआई डायग्नोस्टिक टूल्स में लीड डॉक्टर टू ओवरलुक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन मिस डायग्नोसिस। मतलब कि अगर एआई पे रिलाई करेंगे तो कोई बीच बीच में अगर उनका डेटा, एआई को अगर हमने डेटा नहीं डाला कि पेशेंट की ये इंफॉर्मेशन अगर गलती से उसके पास नहीं गई तो वो एक डायग्नोसिस करने के बजाय दूसरी कर देगा। तो ये है। उसके बाद मैंने ये 2 रिपोर्ट्स लिखे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क है हमारे पास, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आ सकते हैं, डेटा जो है वो लोगों का हैक हो सकता है। जैसे ऊपर फेसबुक के जो डेटा ब्रीच की मैंने एग्जांपल दी थी, इसी तरह इक्विफैक्स भी है एक कंपनी, इनका भी 2017 में इनका भी डेटा ब्रीच हुआ था। इक्विफैक्स होती है जैसे कि क्रेडिट मॉनिटरिंग कंपनी है एक। क्रेडिट मॉनिटरिंग में ये होता है कि इसके पास लोगों का डेटा होता है कि पेमेंट किसको कर रहे हैं, लोन कहाँ से लिया उन्होंने, और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। तो अगर इसका डेटा ब्रीच मतलब ये यूज करते हैं, बैंक को देते हैं ये डेटा, बैंक को फिर बैंक पता लगाती है कि हमें इस बंदी को लोन देना चाहिए इसके डेटा के हिसाब से, मतलब, और इस बंदी को लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो वापस लोन पे कर सकते भी हैं या नहीं। तो इनका भी डेटा ब्रीच हुआ था। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसमें है कि एआई को कंसीडर करते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है जैसे अगर हमने एक चीज में डेटा एंटर किया, इनपुट किया है और हमें आउटपुट मिला है, पर बीच में जो भी उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुआ, जो भी एल्गोरिथम यूज हुआ है, वो एक नॉर्मल यूजर को या किसी ऐप यूजर को नहीं पता होगा कि कैसे उसने किस बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग किया। तो इसमें ये इशू आ जाता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का। अब इसमें एग्जांपल डालिए मैंने हेल्थ केयर की। अब हेल्थ केयर की जैसे है कि डॉक्टर्स वगैरह जो है डेटा एंटर करेंगे और उनको डायग्नोसिस मिलेगी, तो उनको ये डाउट होता है कि ये इसने एआई सिस्टम ने किस बेसिस पे जो है वो उसको डायग्नोस किया है। तो वो डाउट करते हैं एआई सिस्टम को और उसको ये कि रिजिस्ट कर सकते हैं उसका, एआई का सिस्टम का यूज। उसके बाद है एथिकल कंसर्न्स। एथिकल कंसर्न्स में ये है ऑटोनमस जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं और जो मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं, तो इनकी जो यूसेज है वो अगर ह्यूमन अगर उनको नहीं चलाएं, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग है और मतलब ऑटोमेटिक है, तो इनकी जो अगर ड्रोन्स वगैरह हैं वो उन्होंने गलत एरिया को टारगेट कर दिया, या जैसे कि कार्स हैं, उन्होंने किसी भी सिचुएशन में उनको डिसीजन बनाना होता है कि अभी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता, तो ये जो है इथिकल कंसर्न उठाते हैं कि अब इसका रिस्पॉन्सिबल किस बंदे को बनाए, क्योंकि वो प्रोग्रामर तो है, उसको उसका काम है चीजें बनाना, उसको तो नहीं हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते। तो ये इथिकल कंसर्न रेज करता है ऐसी चीजें। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये है कि जैसे एक एआई जो सिस्टम को ट्रेन करने में हमें मतलब 5 कार्स के जितना कार्बन वो इमिट करता है। 5 कार्स मतलब उनका पूरा लाइफ टाइम जो लाइफ स्पैन होता है ना 5 कार्स का, उसके इक्वल एक एआई मॉडल का जो होता है ट्रेन करने में जो कार्बन एमिशन होती है उतना लगता है। एक और भी इसमें एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही एक और भी थी, वहाँ शायद मैंने नीचे लिखी होगी। और ये सोशल आइसोलेशन है कि ज्यादा अगर हम एआई एप्स या एआई चीजें यूज करेंगे तो दैट कैन रिजल्ट इन सोशल आइसोलेशन। मेंटल डिजीजेस भी हो सकती हैं, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल लिखी है चैट जीपीटीज देन एआई। ये जो है ना, इसका फुल फॉर्म है डू एनीथिंग नाउ। जैसे हम ट्रेडिशनल जो चैट जीपीटी है उसको सवाल पूछते हैं, वो हमें उसके रेलेवेंट जवाब देता है एथिकल कंसिडरेशन में, मतलब उसकी लिमिटेशंस है। पर जो ये इसका नया फीचर लोगों ने डिस्कवर, ये लोगों ने खुद ही डिस्कवर किया है, उसमें प्रॉम्प्ट जो है वो ऐड करते हैं
तो इसमें उसको कुछ भी बोलो तो वो एक पूरे नॉर्मल पर्सन की तरह हमें रिप्लाई देता है, डे टू डे चैट करता है। ये मैंने इंस्टाग्राम से एग्जांपल लिए, अगर समझ ना आए तो बताइएगा। मैं कब से बोल रही हूँ, पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं। रीबा बहुत नहीं, अच्छे समझ से आ रही है। समझ आ रही है। उसके बाद ये इकोनॉमी का डोमेन है, पहले मैंने जो है प्रोज और कॉन सारे लिख लिए। उसके बाद इकोनॉमी, डेमोक्रेसी और दूसरे जो डोमेन है जैसे जेंडर एम्पावरमेंट और क्लाइमेट, इसको अलग से करके लिखा है। अब इसमें जो है वो रिपीटेटिव चीजें हैं, तो मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो फिर टाइम लग जाएगा और 10 मिनट शायद। जैसे ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर कोई केस स्टडी होगी समझाने की तो फिर मैं वो आपको समझा दूंगी। प्रोडक्टिविटी गेन्स आएंगे क्योंकि स्टाफिंग नीड्स हमें कम हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंपनीज का जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, उनको एफिशिएंट जो है वो प्रोडक्टिविटी मिलेगी, तो इकोनॉमी भी डायरेक्टली उससे इंक्रीज होगी, जॉब क्रिएशन होगी। अब इसमें मैंने ना तो अलग अलग करके नहीं लिखा, सारा मिक्स करके लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब। तो उसमें है कि जॉब क्रिएशन भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगी। उसके बाद न्यू बिजनेस मॉडल में मैंने ये लिखा है कि अगर एआई जैसे नई चीजें निकाल रहा है कोई भी, एआई बेस्ड प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। आगे जाके अगर रोबोटिक्स का आया ट्रेंड तो वो चीजें भी आ सकती हैं, जैसे घर में डोमेस्टिक हेल्प के लिए आप रोबोट यूज कर लो, तो न्यू बिजनेस मॉडल इसकी वजह से जो है आ रहे हैं मार्केट में। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरा कलेक्टिवली इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है। इसमें मैंने रिपोर्ट डाली है कि AI could contribute up to 15.7 trillion to global economy by 2030। मतलब इतना इंक्रीज आ सकता है 2030 तक इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में। फिर इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो सकती है, जैसे कि स्टार्टअप्स में, AI स्टार्टअप्स में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएंगे, कंट्री बेस्ड या कंपनी बेस्ड। जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेडिशनल चीजों से, प्रोडक्ट से ज्यादा शिफ्ट हो सकती हैं AI पे। सेक्टोरियल चेंजेस में ये कि इंडस्ट्रीज जो है वो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसमें मैंने एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल डाला है जिसमें प्रिसिशन फार्मिंग होती है। प्रिसिशन फार्मिंग में ये होता है कि इतने अमाउंट में हम फर्टिलाइजेशन या वाटर उस क्रॉप को दें कि हमें मैक्सिमम यील्ड मिले। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो मैं फिर बताती हूँ। ये की स्टडी है सागू बागू, ये इंडिया की है, कि चिली फार्मिंग के लिए ये लोग यूज करती हैं तो इनको हाई यील्ड मिले। उसके बाद है ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, ये सबसे ज्यादा चाइना और यूएस का आपस में कंपटीशन है कि कौन AI सेक्टर में ज्यादा लीड करेगा। इसमें मैंने फिर ये इमेज डाली है, तो ये 2030 तक कितने कंट्रीज में कितना जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटी ये आ सकती है कि जिनके पास AI की जो है मतलब जिनके पास ज्यादा एप्लीकेशन हैं, उनके पास फंडिंग्स हैं, पैसे हैं AI को जनरेट करने में, और जिनके पास ये चीजें नहीं है, तो बिजनेसेस में ये गैप आ सकता है कि स्किल्ड वर्कर की गैप वेज ज्यादा हो सकती है, और जो अनस्किल्ड हैं जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है तो उनकी जो है वो वेज जो है वो कम हो सकती है। इसमें इसको जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये ग्लोबली या नेशनली, जैसे अगर हम कंट्री लेवल पे देखें तो ये कि इकोनॉमी इनकम डिस्पैरिटी आ सकती है। फिर है AI एंड क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें मैंने गूगल की वही सेम एग्जांपल डाली है, कूलिंग सिस्टम वाली। और उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट। अब इसमें मैंने एग्जांपल डाली है सीमेंस की, ये एक एनर्जी जनरेशन कंपनी है, मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसमें जैसे कि अगर इसके पास विंड टर्बाइंस है तो एक विंड टर्बाइंस में से कितनी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसको कैसे उस चीज को मेंटेन रखना है,
विंड टरबाइन को कि ज्यादा से ज्यादा उसको एनर्जी जनरेट हो, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट में ये हो सकता है। उसके बाद है क्लाइमेट मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। क्लाइमेट मॉडलिंग और फोरकास्टिंग में ये कि एग्जाम्पल लिखी है मैंने स्पेस इंटेलिजेंस की। इसमें एक कंपनी है वो सैटेलाइट्स के थ्रू लैंड को मैप कर रही है कि कितने इसमें 1 मिलियन हेक्टर्स का लैंड उन्होंने मैप कर दिया है कि उसमें उसको पता चल जाता है कि कितनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है और उस फॉरेस्ट में कितनी कार्बन जो है वो वहाँ पे जमा है, तो इससे पता चल जाता है। वैसे एआई का जो मेन इम्पैक्ट है कि यूज हो सकती है वो प्रोज ये हैं क्लाइमेट के कि हम लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर इसका पूरा ट्रक्स के देखें ना, तो लोकेट कर सकते हैं कहाँ कहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर अगर उसका हम कॉन्स देखें तो उसका ये है कि वो ज्यादा जो एनर्जी उसको बनाने में और वो चीजें करने में जो एनर्जी इमिट हो रही है, तो उसके कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक और इसका फायदा है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल डाली है मैंने, राइस कल्टीवेशन के लिए उन्होंने पार्टनर किया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से। इसमें यह था कि वाटर की यूजेज उनको कम लगी थी और उनकी जो यील्ड थी वो ज्यादा हुई थी। तो ये है कि वाटर का जो है हम यूज सही तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। अब इसमें है कि अगर हम उबर जैसी एआई एप्स यूज करेंगे, एआई एल्गोरिथम पे जो बेस्ड करती है, तो हमें ऑप्टिमाइज जो रूट है ना कि सबसे ज्यादा करीब एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा जाए, तो वो हमें मिलेगा। अब इसका ये इम्पैक्ट होगा कि फ्यूल कंजप्शन कम होगी और इमिशन भी कम होगी। पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मैं अभी बता देती हूँ, आगे भी लिखा हुआ है मैंने, कि अगर हम उबर यूज करेंगे, जैसे कि मैं भी यूज कर रही हूँ, आप भी यूज कर रहे हो, तो काफी लोग एक ही जगह एक ही रूट उनको मिलेगा, तो इसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना, ट्रैफिक कंजेशन होगी, एक ही जगह पे सारे गाड़ियां एक ही जगह पे जाके जमा हो जाएंगी। और इसका एक और था सब ऑप्टिमल रूटिंग। सब ऑप्टिमल रूटिंग में ये होता है कि अगर एआई जो उसको डेटा फीड कराया है वो इस बेस पे है कि जो पहले की सिचुएशन थी, अगर अब उस जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है तो एआई को नहीं मालूम, तो उसकी वजह से वो रूट भी हमें रिकमेंड कर सकता है। और अगर हम उस साइड से अगर वो रूट लेंगे तो जो है इमिशन ज्यादा हो सकती है और ट्रेवल का टाइम जो है वो ज्यादा लग सकता है। उसके बाद डीकार्बोनाइजेशन है। डीकार्बोनाइजेशन है कि कंपनी यूज करती हैं एआई को अपने कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको कम करने में। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट में ये लिखा है मैंने कि एक कंपनी है ग्रे पैरेट। अगर कंपनीज वगैरह के अगर नाम ना भी याद रहे तो मेन कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख लीजिएगा कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में ऐसे लोकेट कर सकते हैं ये लोग, डिफरेंट कंपनीज है, उसका जो है डेटा हमें पता है, तो डेटा के थ्रू वो है वेस्ट उसका जो भी निकल रहा है उस कंपनी का, तो उसको लोकेट करने में और वो कितना वेस्ट जो है वो रिसाइकल कर रही है और कितना जो है वो मतलब लैंडफिल में भेज रही हैं। अब इसमें ये है कि इस कंपनी जो ग्रे पैरेट है उन्होंने ट्रैक किया था 32 बिलियन वेस्ट आइटम्स, जिसमें से 86 टन जो है ना वो वापस रिकवर हो सकता था, पर उन्होंने वो जो है चीज वो वापस लैंडफिल में भेज दी। तो इसमें ये होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट हम एआई के सिस्टम के थ्रू सही से कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ एआई डिजीज क्लाइमेट क्राइसिस। हाई एनर्जी कंजप्शन, वही जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी, इसमें ये रिपोर्ट मैं बता रही थी, ध्याना ने शायद दी थी, उसमें ये लिखी थी रिपोर्ट के चैट जीपीटी क्वेरी नीड्स नियरली 10 टाइम्स एज मच इलेक्ट्रिसिटी हैज अ गूगल सर्च क्वेरी। मतलब सिंगल अगर हम गूगल सर्च क्वेरी करते हैं तो वो 10 टाइम्स, चैट जीपीटी की जो क्वेरी होती है वो 10 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। ये मैंने लिखा है कि एक एआई रोबोट को ट्रेन करने में और उसके कंपेयर जो दूसरी चीजें हैं उनमें कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है।
ई वेस्ट एंड रिसोर्स डिप्लीशन। अब एआई डेटा सेंटर्स में जो मशीन्स वगैरह यूज होती हैं उनको कंटिन्यूस आपको नई मशीन्स भी लगानी पड़ती हैं एआई को जो सपोर्ट करे, एआई के सिस्टम को जो सपोर्ट करे। तो जो पीछे वाली मशीन्स हैं उनका जो है वो वेस्ट जमा होता जाता है। और इसके अलावा अगर हम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करें तो एआई के हार्डवेयर हार्डवेयर जिस चीज से बनता है वो होता है जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट। तो इन चीजों की माइनिंग करने के लिए जो अगर जैसे फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा हम एआई यूज करेंगे तो उसकी मशीन्स भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो इसकी माइनिंग के लिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और माइनिंग करेंगे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। उसके बाद इंक्रीज कार्बन फुटप्रिंट फ्रॉम एआई एप्लीकेशन। इसमें मैंने जो उबर की एग्जांपल आपको उबर बताई थी वही सारी इंक्लूड है। जैसे कि मैंने बताया था सब ऑप्टिमल रूटिंग का और एक ही जगह पर ट्रैफिक जमा हो सकती है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। अनइक्वल रिसोर्स एलोकेशन है यही है कि बड़ी जो फार्मिंग मतलब फार्मिंग फर्म्स होती है और छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनके बीच में जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि उनको फार्मर्स के पास एआई की फैसिलिटी नहीं होगी। और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर एक ही तरह की आप चीज ग्रो कर रहे हो, क्योंकि बड़ी कंपनीज को तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए होती है, तो वो एक ही चीज ग्रो करती जाएंगी जिसकी वजह से मोनोकल्चर हो जाते हैं। और बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स की या क्रॉप्स की हार्म हो सकती है और सॉइल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। एक ही जगह पर अगर हम कंटिन्यूस एक ही चीज उगाते जाएंगे तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अगर कंपनीज फर्टिलाइजर्स या ज्यादा यूज करेंगी तो फर्टिलाइजर्स का जो रन ऑफ होता है ना, जो क्लाइमेट को हार्म करता है, तो वो भी ज्यादा हो सकता है। बायस इन एनवायरमेंटल डेटा एंड पॉलिसीज। अब इसमें ये है कि जो एआई सिस्टम बने होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से बने होते हैं कि उस एरिया का हमें ट्रेंड पता चले कि आगे क्या होता है, वेदर पैटर्न्स पता चले। पर वही सेम मॉडल अगर हम कहीं और अप्लाई करेंगे एआई का कि हमें पता चले कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, तो वो वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि डेटा का डिफरेंस आ जाता है उसमें। इसमें भी अगर इसमें फिर बायस आ जाता है कि डेटा पॉलिसीज कैसे बनाए, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हम कैसे बनाए। एक ही एरिया पे वो फोकस्ड होंगे, दूसरे एरियाज को नहीं देखे, मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स हैं उनको जो है वो अफेक्ट हो सकता है और उनको सही तरह से जो है डिजास्टर को एड भी नहीं मिल सकता। उसके बाद है जियो इंजीनियरिंग रिस्क। जियो इंजीनियरिंग इसमें ये होता है कि इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में। जैसे अब सन की जो सनलाइट आती है इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती है कि इसमें पार्टिकल स्प्रे करते हैं एनवायरनमेंट में ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो सन की वापस भेजी जाए। अब इसमें ये होता है कि अगर हम कंटिन्यूअस ये चीजें यूज करते जाएं जियो इंजीनियरिंग की, तो वेदर पैटर्न में डिफरेंस आ सकता है कि एरियाज में ड्रॉट आ सकती है और जो है बारिश आना वहाँ पे, क्योंकि सनलाइट वो पूरा एक वाटर साइकिल होती है जैसे कि सान्या में बताया था। तो वो वाटर साइकिल हार्म हो सकती है जिसकी वजह से फिर क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस वर्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। एआई जो है मेनली फोकस्ड है कि इस अभी हमें जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, पर अगर उसका हम लॉन्ग टर्म जाके इफेक्ट देखें तो वो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल है। और वो ओवर रिलायंस जो है कंपनीज वगैरह होती हैं वो फॉसिल फ्यूल पे ही अभी डिपेंड हो रही हैं, वो जो है नेचुरल एनर्जी वो है वो नहीं यूज कर रही। एआई इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। इसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में लिखे हुए हैं कि इंफॉर्मेशन
जल्दी से भी, मतलब सिटीजन के पास जो है वो इंफॉर्मेशन जल्दी से भी पहुंच जाएगी, पर इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन भी पहुंच सकती है, फिर उसकी वजह से वो जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो भी मतलब इरोड हो सकता है। जैसे मैंने कैम्ब्रिज एनालिटिका का वो इसमें केस स्टडी डाली है, रिपीटेटिव केस स्टडीज है, अगर एक दो याद कर लेंगे तो वो हर एरिया में आप डाल सकते हैं। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एंड टारगेटिंग, इसमें वो सेम वाली केस स्टडी आ सकती है कि जो है लीडर्स हैं या जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो डेटा को या एआई को यूज करके जो वोटर्स का बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी तरफ उनको जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि ये ओबामा 2008 कैंपेन, इसमें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि उसने सब अ, मतलब कैंपेन चलाई थी और सबको इन्वॉल्व किया था। पर अगर हम दूसरी जगह पे देखेंगे, 2020 यूएस इलेक्शन था, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प और जो बाइडेन ने जो है वो माइक्रो टारगेटिंग की थी, डेमोग्राफिक के हिसाब से कि इस बंदे की क्या प्रीफरेंस है और वो क्या क्या है, फिर उसके हिसाब से उसको ऐड दिखाए थे ताकि उसका वोटर बिहेवियर चेंज हो सके। उसके बाद है सर्विलियंस और अथॉरिटेरियनिज्म। इसमें चाइना की मैंने एग्जांपल डाली है, जो शिनजियांग प्रोविंस है उसमें